नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले ट्रेड बेसिक कॉस्मेटोलॉजी सैद्धांतिक के टॉपिक स्टडी ऑफ स्किन पार्ट 2 पर आज हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि आज हम इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक गेन करेंगे। सबसे पहले विषय सूची परिचय। आज हम आपको इसके अंतर्गत बताते हैं कि क्या क्या पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डिसऑर्डर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड से होने वाली जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे डिसऑर्डर ऑफ स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि से होने वाले रोग, जो समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं जो कि पसीने की ग्रंथि से होती हैं, इसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। जिसमें पहला है हाइपरहाइड्रोसिस, नेक्स्ट है ब्रोमिड्रोसिस, मिलिया रूब्रा, पिगमेंटेशन, विटलिगो, क्लोजमा, एल्बनीज, नेक्स्ट है रिंकल और एलर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्किन डिजीज़, ऐसे त्वचा के रोग जिन्हें हम पार्लर में नहीं ठीक कर सकते, उसको हम डिजीज़ कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डिसऑर्डर ऑफ स्वेट ग्लैंड, पसीने से होने वाली प्रॉब्लम जो होती है। सबसे पहला हाइपरहाइड्रोसिस, ये जो होता है इसमें पसीना असामान्य रूप से होता है। जैसे हाथों में, बहुत लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तलुओं में, अंडर आर्म्स में। तो ये पसीने की जो ग्रंथि होती है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलने लगता है। तो यह समस्या पसीने के असामान्य रूप से निकलने के कारण होती है। गर्मी के मौसम में श्वेत ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिनकी वजह से अधिक पसीना आने लगता है। परंतु कुछ लोगों को बरसात व सर्दी के मौसम में भी पसीना आता है, जिनके कारण त्वचा पर एक्जिमा होने का डर रहता है। तो उस समस्या को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। इस समस्या में लोगों को जैसे गर्मी, सर्दियों में या बरसात में अत्यधिक पसीना आने लगता है या गर्मी में ही, तो उनको काम करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। अब ये होता क्यों है ये हम आपको बताते हैं। हार्मोन्स की गड़बड़ी, शराब का सेवन, चाय कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन, जो लोग बहुत दिन में कई बार चाय कॉफ़ी पीते हैं, या अपने भोजन में बहुत ही ज़्यादा मसाला यूज़ करते हों, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करते हों, और जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या मोटापा, डायबिटीज़, टीबी, ये सारी समस्या जो इस रोग होते हैं, इनकी वजह से ये समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यदि क्लाइंट को हथेलियों, तलवों, अंडर आर्म्स में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आए तो उन्हें अपने शरीर को साफ सुथरा रखने की सलाह देनी चाहिए और हमेशा कॉटन के कपड़े ही पहने, ढीले ढाले, ताकि पसीना उनका जो सूती कपड़ा है वो सोख लेता है। और फिटकरी के पानी को फिटकरी में डुबोकर रात को सोते समय एक बाल्टी में अपने हाथ और पैर को उसमें कुछ देर के लिए डुबोएं, या नींबू का रस निचोड़कर नहाने की सलाह भी देनी चाहिए। जैसे आप नहा रहे हो तो नींबू, अपने पानी में नींबू की कुछ बूंदें डाल लीजिए, तो इससे कुछ हद तक हमको आराम मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमिडोसिस। इसमें भी पसीना अत्यधिक ही निकलता है और इसमें बदबू वाला पसीना। यहाँ पे हम ये बताना आपको चाहेंगे कि पसीने की अपनी कोई गंध नहीं होती, लेकिन ये कीटाणुओं के कारण, गंदगी के कारण जो है पसीना हमारा बदबू करने लगता है। तो हम इन समस्या को दूर करके इससे हम निजात पा सकते हैं। डिओड्रेंट का यूज़ करें, ढीले कपड़े पहने
और दिन में कम से कम 1-2 बार अपने कपड़े चेंज भी करें गर्मियों में, और दिन में 2 से 3 बार नहाएं, पानी में अपने डिटॉल की बूंदें डालें, गुलाब जल की बूंदें डाल के नहाएं। तो ये सब उपाय करके हम इससे निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है मीलिया रुब्रा। ये जो होता है घमौरी को मीलिया रुब्रा कहते हैं। यह समस्या घमौरियों के नाम से भी जानी जाती है। इसका प्रमुख कारण त्वचा पर अत्यधिक पसीना आना होता है। अत्यधिक पसीना आने के कारण जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं वो फूल जाती हैं, जिससे पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, और पसीना, स्वेट ग्लैंड का मुख बंद हो जाने के कारण पसीना जो है नली छोड़कर बाहर आ जाता है और आसपास की जगहों पे फैल जाता है। ऐसे में व्यक्ति के शरीर में खुजली होने लगती है और दाने निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी समस्या आप बच्चों में भी देख सकते हैं, बड़ों में भी होती है। गर्मियों में अत्यधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा ये समस्या होती है कि घमौरियाँ निकल जाती हैं चेहरे पे, पीठ में, गले पे बहुत ज़्यादा ही निकलता है ये। और ये फैलने वाला रोग होता है, एक शरीर पे कहीं हुआ तो फिर और भी बॉडी में हो जाता है अलग अलग जगहों पे। इसमें गर्मी से लोगों को दूर रहना चाहिए, और आइस क्यूब जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसको लगाने की सलाह देनी चाहिए ऐसे जगह पे। आमतौर से ये 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, जैसे बरसात में जो है गर्मी होने लगती है, उसके बाद अगर ठंडा मौसम हो जाता है तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप गर्मी से थोड़ा दूर रहेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। और इसमें जो है मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगाना चाहिए, जिससे घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक छोटे बच्चे का ये पिक्चर है। इसमें देख सकते हैं आप पूरे स्किन पे इसके घमौरियाँ निकली हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं ये पिगमेंटेशन। यह ज़्यादातर गोरी त्वचा पर देखने को मिलता है और पैचेस के रूप में मिलता है। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस होती है, इनसे हमारी स्किन को जो नुकसान पहुंचता है, तो वो भूरे रंग के धब्बे के रूप में हमारे चेहरे पे नज़र आता है। और अधिक मेलानिन बनने के कारण भी ऐसा होता है। जो मेलनोसाइट होती है सेल्स हमारी, वो अत्यधिक जब मेलानिन उत्पन्न करने लगता है तो ये समस्या देखने को मिलती है। इसमें व्यक्ति को हमेशा सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करना चाहिए। जब भी धूप में आप निकलो तो सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलिए, तो इससे अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है विटलिगो, सफ़ेद दाग। इसे फुलेरी भी कहते हैं। ये जो विटलिगो है इसे फुलेरी भी कहते हैं। इसमें त्वचा पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं जगह जगह, और उन हिस्सों का कलर जो होता है वो पिगमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर यह समस्या चेहरे व हाथ तथा कमर में देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तथा पाचन तंत्र हमारा ठीक से काम नहीं करता है। कई लोगों को बहुत लंबी बीमारी से जो लोग जूझ रहे होते हैं उनको भी ये समस्या देखने को मिलती है, या हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाने के कारण, या कोई भी दवा का अत्यधिक सेवन कर रहा है तो भी यह समस्या देखने को मिलती है। मानसिक तनाव आदि अनेक कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये विटलिगो जैसी समस्या सामने आती है। भारत में इस समस्या को बहुत ही घृणा से देखा जाता है, बहुत ही समाज में इसको बुरा लोग मानते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये बॉडी पर विटलिगो हुआ है, जगह जगह सफ़ेद चकत्ता हो गया है, और ये बाकी स्किन जो है वो ब्राउन नज़र आ रही है। नेक्स्ट है कोलोज़मा। झाइयों को कोलोज़मा कहते हैं। ये ज़्यादातर चेहरे पर देखने को मिलता है। नाक पे हो जाता है ये, फोरहेड पे भी होता है, और इनका रंग जो है भूरा होता है। अपर लिप्स पे बहुत लोगों के होता है, चिन पे होता है। इसका मुख्य कारण प्रेगनेंसी, इरेगुलर पीरियड, भोजन में सब्जियों की कमी, पोषक तत्वों की कमी, जो लोग हरी साग सब्जी नहीं खाते हैं उनमें, और कुछ लोग जो है
ऐसी क्रीम वगैरह का यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला होता है, तो ये भी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसी बहुत ही कम इस तरह की क्रीम यूज़ करना चाहिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज सुगंध हो। और ऐसे लोगों को हमेशा सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप बाहर निकलें धूप में तो सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करें। ऐसी समस्या के लिए गैल्वेनिक फेशियल जो पार्लर में होता है उसको हमें करवाना चाहिए, ताकि जो फलों का रस है वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो और हमें इससे निजात मिले। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म। इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये बच्चे की फ़ोटो है जिसमें ये पूरा इसके बाल भी वाइट हैं, स्किन पूरा शरीर इसमें सफ़ेद होता है। इससे पीड़ित लोगों में पिगमेंट बिल्कुल ही नहीं होता और इनके बाल व शरीर का रंग सफ़ेद होता है। आँखों का रंग हल्का गुलाबी या नीला हो सकता है। कभी कभी यह समस्या पैचेस में भी होती है। जैसे यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें पूरी बॉडी का रंग सफ़ेद है, और किसी किसी में ऐसी होती है समस्या जिनमें ये पैचेस के रूप में दिखाई देता है, तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि यह समस्या एल्बिनिज्म है या विटलिगो, क्योंकि विटलिगो भी पैचेस में आता है नज़र। तो एल्बिनिज्म जो होता है वो पैचेस में नहीं फैलता, जबकि विटलिगो फैलता है। लेकिन कभी कभी रेयर केस में किसी किसी को हो जाता है जिनमें जो है ये पैचेस में नज़र आता है। नेक्स्ट है रिंकल। इससे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, इन्हें झुर्रियाँ कहते हैं। इसका प्रमुख कारण उम्र के साथ त्वचा का ढीला पड़ जाना है। हमारी जो स्किन की तीसरी लेयर है सबक्यूटेनियस लेयर, उसमें जो फैटी टिश्यूज हैं ये उम्र के साथ ढीले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है वो सिकुड़ने लगती है और स्किन पे हमारी झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं। धीरे धीरे ये झुर्रियाँ जो हैं वो गहरी होने लगती हैं, और व्यक्ति की उम्र जब बढ़ने लगती है तो ये झुर्रियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगती है, स्किन लटक जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति झुर्रियों के कारण तनावग्रस्त रहे, कभी कभी कम उम्र में भी झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं। जैसे अगर स्किन बहुत ड्राई है या स्किन का बहुत लोग ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसे में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उन्हें फेशियल वगैरह करा के इससे समस्या से निजात हम पा सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है त्वचा पर तेल और नमी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा भी कम होने लगती है, जिसके कारण त्वचा के जो अंदर का फैटी टिश्यू है वो सिकुड़ने लगता है। आजकल की महिलाएं व पुरुष अपने सौंदर्य के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं, जिसके कारण बाजार में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी कई प्रकार के जो है उपचार सामने आते हैं। कई प्रकार की क्रीम आपको देखने को मिल जाएंगी, और फेस लिफ्टिंग हो गया जिसमें स्किन को डॉक्टर लोग जो है वो सर्जरी करते हैं एक तरह से। एंटी रिंकल क्रीम हो गई, तो ये सब आपको उपचार बाजार में मिल जाएंगे। इस क्रीम का मुख्य कार्य होता है जो रिंकल क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम आती है, उसका मुख्य कार्य होता है सनरेज का प्रभाव कम करना। सूर्य की जो रेस होती है उसके प्रभाव को स्किन पे नहीं ये पड़ने देता है। इसके अलावा क्लाइंट को 25 वर्ष की उम्र के बाद नियमित रूप से आप फेशियल कराने की सलाह दे सकते हैं, जिससे स्किन के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहे। 30 वर्ष की आयु के बाद थर्मोहर मास्क, जो अधिक एज वालों के लिए थर्मोहर मास्क आता है, उसको लगाने की सलाह दीजिए। इनकी सहायता से आप लंबे समय तक चेहरे पर पड़ने वाली जो झुर्रियाँ होती हैं उनको आप रोक सकते हैं। और विटामिन ई के कैप्सूल को फेस पर लगाने से, उसमें फेशियल कराने से चेहरे पर ग्लो आता है, और विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा करती है, इसलिए आप उसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा पोषक तत्व जो होता है उसको लीजिए आप अपने भोजन में, फलों को आप डेली लीजिए, इससे जो है आपको जो है पोषण की कमी नहीं होगी और कुछ समस्याएं जो है आपको नहीं होंगी। नेक्स्ट है हमारा, इसका आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं झुर्रियों का। देखिए ये यहाँ पे झुर्रियाँ आपको नज़र आ रही हैं। पहले ये झुर्रियाँ बहुत ही महीन लकीरें होती हैं, लेकिन ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे गहरी होने लगती हैं। नेक्स्ट है एलर्जी।
एलर्जी शब्द का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। कुछ लोग अपनी बीमारी को किसी वस्तु के रूप में बताते हैं और कई बार डॉक्टर जब किसी बीमारी का निश्चित कारण नहीं ढूंढ पाते तो उसको एलर्जी समझकर उपचार करते हैं। वास्तव में किसी भी वस्तु का त्वचा पर गलत तरीके से रिएक्ट करना ही एलर्जी कहलाता है। जैसे हम कोई भी सामान यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई क्रीम ही हो गई या कोई तेल हो गया, किसी किसी को सुगंध से होता है, किसी किसी को किसी खाने वाली वस्तु से भी एलर्जी होती है, उसको खा लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, उसे हमको समस्या उत्पन्न होने लगती है, तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। और जब हम जान जाते हैं कि इस वस्तु से हमको एलर्जी है तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। यह समस्या जो है अत्यधिक संवेदनशील जो त्वचा होती है उन पे यह समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है त्वचा के रोग, स्किन के डिजीज़। इसमें सबसे पहला यहाँ हम आपको ये बता दें कि हम जो डिजीज़ होती है उसका हम उपचार नहीं करते हैं, हम केवल डिसऑर्डर का उपचार कर सकते हैं पार्लर वगैरह में। और स्किन का जो रोग होता है, डिजीज़ होता है, इसको हम डॉक्टर को ही रिफ़र करेंगे। इसमें सबसे पहला है सोराइसिस। सोराइसिस कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो है शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और असामान्य रूप से इस पर पपड़ी पड़ जाती है। देखने में यह बहुत ही भद्दा नज़र आता है। इस रोग में त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो अति शीघ्रता से वृद्धि करती हैं। इन्हीं कोशिकाओं की असामान्यता के कारण इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इस रोग का प्रथम लक्षण 20 से 30 वर्ष की आयु में पाया जाता है, पर कभी कभी यह बच्चों में भी पाया जाता है। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम सोराइसिस के प्रकार। इसमें पहला है गोटेड सोराइसिस। इस प्रकार की सोराइसिस संक्रमण के कारण होती है। इस रोग के लक्षण है शरीर पर बिंदु के आकार के गुलाबी दाने निकल आते हैं शरीर पर, आपकी पीठ में, पेट पर, हाथों वगैरह पे। शुरू में इन पर पपड़ी नहीं जमा होती है, केवल ये दाने नज़र आते हैं रेड कलर के, लेकिन समय के साथ इस पर पपड़ी जमा हो जाती है और इन दानों में जो बहुत ही ज़्यादा जलन होती है या किसी किसी में जलन नहीं भी होती है, तो ये दाने पूरे शरीर पर होते हैं पर चेहरा तथा हाथ इसमें बचे रहते हैं। आपके पेट, पीठ, गले वगैरह में ये दाने होते हैं और चेहरे और हाथ जो है बचे रहते हैं। इसमें आप कुछ हद तक तो अपना आप जो है पोषक जो तत्व होते हैं उनको अपने आहार में शामिल कीजिए। कुछ हद तक आप इसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर को रिफ़र करने की सलाह ही देनी चाहिए। अगर जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो कैलामाइन जो पाउडर आता है उसका लोशन आप प्रयोग कर सकते हैं स्किन पर। और अल्ट्रावायलेट रेज दानों को मिटाकर रोग सही करने में लाभकारी होता है। ये जो कैलामाइन पाउडर होता है ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है इसके प्रभाव को कम करता है। प्रायः इस प्रकार की सोराइसिस 3 माह के अंदर ठीक हो जाती है, परंतु कुछ रोगियों में यह वैसे का वैसे बना रहता है हमेशा के लिए और कुछ रोगियों में ये बढ़ भी जाता है। कुछ रोगों में यह ठीक हो जाता है, दोबारा फिर से उभर जाता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन सोराइसिस। इस प्रकार की सोराइसिस बचपन से ही पाई जाती है। बचपन से ही यह समस्या हमको देखने को मिलती है। एक बार यह रोग होने के पश्चात जीवन भर यह बना रहता है। यह प्रायः कोहनी तथा घुटने पर पाया जाता है, जैसे कभी कभी टांगों पर भी देखने को मिल जाता है। इस रोग में गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन पर, जिन पर पपड़ी जमा हो जाती है और यह पपड़ी वैसे की वैसे पड़ी रहती है। ऐसे समस्या होने पर आप बोरोलिन उस जगह पे लगाएं। अगर जलन या खुजली ज़्यादा हो रही हो तो कैलामाइन लोशन का प्रयोग करना सही रहता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सुरल सोराइसिस। यह ज़्यादातर मोटे व्यक्ति में पाया जाता है। जैसे फैट होने के कारण दो त्वचाओं के मध्य जब ऐसे टकराती रहती है स्किन तो ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे बगलों, ब्रेस्ट, उदर या का मिलन जो स्थान होता है उस पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। इस रोग वाले त्वचा पर गोल गोल दाने पड़ जाते हैं जिन पर पपड़ी जमा हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट रोग वाले स्थान पर आप बेटनोवेट सी मलहम आता है मार्केट में, उसको आप लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है यूनिवर्सल सोराइसिस। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्किन पे बहुत ही ज़्यादा लाल लाल दाने पड़ गए हैं। ये इस प्रकार के रोगी प्राय दिमागी तौर पर परेशान होते हैं। यह रोग प्राय सिर तथा पीठ पर पाया जाता है। गोलाकार रक्त से भरे धब्बे इस रोग में पाए जाते हैं। जो दाने होते हैं उसमें रक्त से भरा ये रहता है और इन धब्बों पर कुछ समय पश्चात पपड़ी जमा हो जाती है। ऐसे रोगी को आप अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, जिससे उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे वो सुधर जाए और ये समस्या सही हो। नेक्स्ट है सोराइसिस ऑफ नेल। जो नाखूनों में सोराइसिस होती है उसको सोराइसिस ऑफ नेल कहते हैं। इस प्रकार के सोराइसिस में केवल नाखून ही हमारा प्रभावित होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, नाखून बहुत ही बेकार हो गया है, ये गड्ढा पड़ गया है स्किन पर, नाखून पर, और टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है नाखून। नाखून का रंग काला भी पड़ जाता है, किसी किसी के नाखून नीले पड़ जाते हैं। तो ये इसमें केवल नाखून ही प्रभावित होता है, बाकी स्किन सही रहती है। नेक्स्ट है एक्जिमा। इसका कारण अज्ञात होता है। सर्वप्रथम लक्षण लालिमा लालिमा जो है स्किन पे समझ में देखने में आती है। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, होंठ के पास यहाँ रेड हो गया है। ये रक्त वाहिनियों के जो हमारे ब्लड की जो नलिकाएं होती हैं उनके कारण ये समस्या सामने आती है, स्किन हमारी रेड हो जाती है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हम आपको स्टडी ऑफ स्किन पार्ट 2 पर प्रशिक्षण प्रदान किए, जिसके अंतर्गत आपको स्किन से होने वाली डिजीज़ और स्वेट ग्लैंड से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किए। आशा करते हैं यह प्रशिक्षण आपके उज्जवल भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।